उत्तराखंड में मौन सत्याग्रह को लेकर तैयारियां तेज। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारियां। कल से शुरू होगा सत्याग्रह। भारी बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कांवड़ियों की मौत। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में भी आई 3 वाहन, एक महिला समेत 4 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के रोशनाबाद में भूमाफिया का कहर। किसान की 2 बीघा जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत। अल्मोड़ा जिला अस्पताल से महिला का मंगलसूत्र चोरी। हॉस्पिटल का कर्मचारी बताकर शातिर ने घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल है और लोग डरे व सहमे हुए हैं। पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार भारी बारिश हो रही, जिस कारण जनपद के कुछ स्थानों पर मलबा व पत्थर आने से मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। सुबह के समय जिन यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया था, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। बीते देर रात केदारनाथ हाईवे पर फाटा में बोल्डर गिरने से एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई। ऐसे में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक भडाणे ने केदारनाथ धाम आ रहे श्रद्धालुओं, कांवड़ियों व आम जनमानस से अपील की है, ऐसे बारिश के मौसम में अनावश्यक रूप से आवागमन न करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं लगातार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में जलभराव हो गया है। यहाँ कई दुकानों में पानी और मलबा घुस गया, जबकि पैदल मार्ग पर यात्री पानी के बीच आवाजाही कर रहे हैं। बीते देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से
गंगनानी के बीच 7 स्थानों पर मलबा आने के कारण बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार देर रात हाईवे बंद होने के कारण यात्रियों के वाहन गंगनानी के समीप खड़े थे, तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक टेम्पो ट्रैवलर सहित 3 वाहन मलबे में दब गए, जिससे एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को रेस्क्यू कर लिया है, जबकि हादसे में 6 घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। सीएम धामी ने कहा, जिला प्रशासन व एसडीआरएफ द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी और घायलों को समुचित उपचार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं भटवाड़ी से गंगनानी के बीच हादसे की सूचना पर आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत ने अकेले ही घटना में घायल लोगों का रेस्क्यू किया। आज सुबह हाईवे खुलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बीआरओ के ओसी मेजर वीएस वीनू ने बताया, भटवाड़ी से गंगनानी के बीच गंगोत्री हाईवे 7 स्थानों पर भूस्खलन से बाधित हो गया था, जिससे भारी बारिश के बीच कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। यात्रा पर आने वाले सभी प्रत्येक वर्ष इस बरसात मानसून के समय में हमारे यहाँ पर हमें हर साल आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन है, नदियों के जल स्तर बढ़ते हैं, लगातार कई नदी नाले अपना मार्ग बदल देते हैं। उसके कारण से काफ़ी आपदाओं का सामना हर वर्ष जो हमारा होता है, उसके लिए चूँकि ये मौसम आते ही हम लोग पूरे अलर्ट मोड में होते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोगों को, जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो हमारी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, इसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, सेना के लोग हैं, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सभी एक दूसरे से तारतम्य करते हुए, समन्वय बनाते हुए जो भी स्थिति आएगी उस स्थिति का सामना करेंगे, उस स्थिति में लोगों को सहायता करेंगे। सर, इधर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, यात्रा भी चल रही है सर, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सर। आप खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं सर, किस तरीके से और क्या क्या आप... 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों से भी हमने अनुरोध किया है कि मौसम के अलर्ट होने के कारण से जब तक मौसम की ठीक प्रकार की जानकारी और मौसम ठीक रहने का जब तक न हो, तब तक अपनी यात्रा को चूंकि चलने से पहले, यात्रा करने से पहले इसको जरूर अपना संज्ञान ले लें, जानकारी ले लें, उसके बाद ही यात्रा करें। चूँकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा के लिए भी चूँकि हरिद्वार में अनेकों स्थानों पर वहाँ भी बारिश हो रही है, उसके बावजूद प्रशासन हर स्थिति में सभी पर नज़र बनाए हुए है, सभी स्थितियों को देख रहा है। सर, तमाम डीएमओ को भी आपने निर्देश दिए हैं कि वो बिल्कुल अपने जिले में सतर्क रहें और सभी जिलाधिकारियों को आपस में अपने जिलों पर पूरी तरह से निगरानी रखने के लिए, सतर्क रहने के लिए हर समय, चूँकि एक दूसरे से सबका कनेक्शन भी बना रहे, संवाद भी बना रहे, संचार के माध्यम भी ठीक रहें, किसी प्रकार की दवाइयों की कमी न होने पाए, किसी प्रकार खाद्यान्न की जो कमी न होने पाए, और जो नदी नाले हैं वो समय समय पर उन पर सब पर निगरानी रखी जाए। खबर चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ की है, जहां लगातार हो रही अत्यधिक बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ रही है। जोशीमठ के जुम्मा गांव के समीप भारी बारिश के कारण सीमांत गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं पुल बहने से ग्रामीणों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए है। जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि नाले में अचानक पानी बढ़ गया। तपोवन में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही बीआरओ के अधिकारियों को भी ब्रिज की सुरक्षा के उपाय करने के लिए कहा गया है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग, एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों में छापेमारी की।
इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। वहीं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और रुड़की क्षेत्र में सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल है, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते टीम को बेरंग लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी शिव भक्तों को कुछ देता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के डिस्ट्रिक्ट आवश्यक साइट की होगी निर्देश पर जॉइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो BOs और FDO विजिलेंस और हम जॉइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहर जी भी साथ में है। और इस पूरे ड्राइव के अंदर एक नई चीज़ की गई है कि मौके पर जो हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पर हमें डाउट हो रहा है वो सस्पेक्टेड हों तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि इन पर्टिकुलर चीज़ को कम्युनिटी को ट्रेस करते हुए इनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जांच के लिए भेजेंगे। अब पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है और खासतौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं इनको भी जो है मिलावट के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये है कि पूरे कांवड़ क्षेत्र में उसमें जो है 4 जनपद आते हैं, हरिद्वार उसका मेन एक तरह से पड़ाव है और यहाँ काफ़ी मात्रा में जो कांवड़िया आते भी हैं। तो जो भी फूड उनको दिया जाए वो गुणवत्तापरक हो, हाइजीनिक तरीके से बना हुआ हो। अनहाइजीनिक तरीके से अगर कहीं जो सेल करा उसकी जो है चालानी कार्रवाई हमारे FSOs कर रहे हैं और लीगल सैंपलिंग भी की जा रही है। लगातार हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और सैंपल जो है टेस्ट भी किए जा रहे हैं मोबाइल टेस्टिंग वैन से। इसलिए 2 दिवसीय अभियान में लगभग 30+ सैंपल्स तो हमारे हो चुके हैं। 100+ सैंपल्स जो है मोबाइल टेस्टिंग वैन से हम लोगों ने चेक किए। कितने दिन तक लगातार ये कार्रवाई लगातार रहेगी जब तक कांवड़ यात्रा चलती रहेगी। एक ये विशेष अभियान है, लेकिन हमने इसके साथ में जो मेन जो एडिटेटर्स हैं मिलावट करने वाले जो हैं उनको हम चिन्हीकरण कर रहे हैं और इनके यहाँ जो आकस्मिक कार्रवाई की जाएगी, सडन रेड्स की जाएंगी और किसी भी हालत में जो है ऐसे कारोबारियों को जो बख्शा नहीं जाएगा। मंगलौर गुड़ मंडी में एक कार द्वारा कांवड़ियों का गंगा जल खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं कांवड़ियों ने कार स्वामी के साथ जमकर मारपीट भी की और साथ ही कार में तोड़फोड़ की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर स्थिति पर काबू पाया। SP देहात स्वप्न किशोर ने बताया एक गाड़ी कांवड़ियों से टच हो जाने के कारण गंगा जल खंडित हो गया था, जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। फिलहाल हालात सामान्य हैं। दरअसल कांवड़ियों में एक अफवाह फैली थी कि कांवड़ को खंडित कर दिया गया है। हालांकि एक कार की एक साइड लगी थी कार में, तो हल्की सी एक साइड लगी थी तो कांवड़िया वहाँ काफ़ी इकट्ठे थे तो उनमें थोड़ा सा हंगामा हुआ तो कांवड़िया उग्र हो गए और उन्होंने उसकी कार को तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट भी करी। क्योंकि पुलिस मौके पे थी, हम भी वही मौके पे मौजूद थे, तो हमने किसी तरह उनको कांवड़ियों को समझाया। पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी, पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को किसी तरह से शांत किया और कार को क्योंकि आग के हवाले कर दिया था, आग लग रही थी तो पुलिसकर्मी थे और जो हम वहाँ मौजूद थे, हम लोगों ने वहाँ किसी तरह से बामुश्किल कार की आग को काबू में पा लिया। क्योंकि नज़दीकी पानी पड़ा हुआ था, हमने फटाफट जो है मानवता को देखते हुए सबसे पहले हमने कार को बुझाने का। एक गाड़ी भोलों की कांवड़ से टच हो जाने के कारण कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और गाड़ी को पलट दिया गया। इस संबंध में मौके पर उपस्थित हमारे मीडिया कर्मी समीन जी और पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे, उनके द्वारा तत्काल और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया गया और चीज़ों को सामान्य किया गया। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं संतोषजनक है और सब कुछ सुचारू रूप। उत्तराखंड में आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। सब्जी बनाने में टमाटर का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन इन दिनों टमाटर के बढ़ते दामों के चलते रसोई से टमाटर गायब हो गया है। ऐसे में लोग टमाटर खरीदने से भी डर रहे हैं। लोग जहां पहले किलो भर टमाटर खरीदते थे, वहीं अब 1 पाव टमाटर खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। टमाटर के फुटकर दाम 20 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। वहीं हल्द्वानी में तो
टमाटर 120 से 140 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात करें तो यहाँ टमाटर फुटकर में 200 से 250 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में टमाटर विक्रेताओं का कहना है पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान की वजह से टमाटर की पूरी फसल खराब हो गई, जबकि लोकल टमाटर बारिश की वजह से खराब हो गए और अब कम मात्रा में टमाटर पहुंच पा रहे हैं। अभी मुख्यालय में मिल नहीं रही है और जिस कारण से लोग काफ़ी परेशान हैं, जनता परेशान सामना झेलना पड़ रहा है सभी को। और जो ये बरसात है इससे सड़कें भी बंद हैं और ट्रक कुछ भी ट्रांसपोर्ट ये सब फंसे पड़े हैं। टमाटर इसलिए नहीं दिख रहा है कि कल हमारा बंदरकोट बंद था, तो जो टमाटर आता था तो जो 10, 15, 20 क्रेट जो कवर करता था हमारी मंडी को, वो कल नहीं आया क्योंकि इस टमाटर की लाइफ नहीं है। इसलिए जो किसान लाते थे वो अपनी दूसरी तरफ रुख उन्होंने कर दिया, देहरादून ले गए उस टमाटर को, और इसीलिए हमारी मंडी में टमाटर नहीं पहुंचा अभी तक। कितना समय हो गया? ये आज 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज। 3 दिन से हमारी मंडी में टमाटर नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को अप्रत्याशित बताते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया चुनाव और हिंसा बंगाल में पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए पात्रा ने कहा बंगाल में आज काउंटिंग चल रही है, लेकिन जब से राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर अभी तक राज्य में 45 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा सेंट्रल फोर्सेस होने के बावजूद बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 45 लोगों की हत्या ये दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार प्रायोजित तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दे रही है। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा न हमने कभी देखा था न किसी चुनाव में सुना था। चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विषय भी नहीं। इस बार के पंचायत के चुनाव जो कि अभी 8 जुलाई को संपन्न हुए, आज काउंटिंग चल रहा है। आज अखबारों में हर जगह यह खबर छपी है कि लगभग 45 लोग आज तक, जब से नॉमिनेशन आरंभ हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है, लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है। 45 people have died as of today as far as the panchayat elections of 2023 in West Bengal is concerned. आप याद करिए इससे पहले के असेंबली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की हत्या हुई थी। 52 people had died in the assembly elections during Bengal. 2018 के पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी, चुनावी हत्या। और उससे पहले 2013 के बंगाल के पंचायत के चुनाव में 15 लोगों की हत्या हुई थी। 2013 में 15 लोग, 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है, संख्यावत पेश है। बंधुगण, केवल हत्याएं नहीं, आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है, टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया था। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है।
आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और केवल राजनीतिक पार्टी ही स्पॉन्सर कर रही है ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थागत मर्डर है, अर्थात इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह सब सम्मिलित हैं। एक तरह से सबके मिली भगत से यह स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आप सोच के देखिए, 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष बैठा हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया में हूं, आप भी सोशल मीडिया में हैं। आजकल कुछ छुपता नहीं है। जब हम सोशल मीडिया और फेसबुक में देखते हैं एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है, किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं है, यह कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं है, यह मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों की हत्या हुई है। जब इस प्रकार का दृश्य सोशल मीडिया और फेसबुक में हम देखते हैं तो मैं कई बार सोचता हूं कि अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। राहुल जी कहां है आपका? आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे। मैं बताता हूं राहुल जी, आप आज मोहब्बत की दुकान के विषय में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांक्षाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है। द मेगा मॉल ऑफ योर एम्बिशन। यू वांट टू बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे भी मैं सत्तासीन हो जाऊं, मैं सत्तारूढ़ हो जाऊं, और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वहां मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है। ये मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत के दुकान की फरमान ये केवल उन्हीं जगह आवश्यक है जहां मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया जा सकता है। कोई बात नहीं अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता भी टीएमसी के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाए और कांग्रेस के नेता खुद बंगाल में कहे कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उस पे भी राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी यह दर्शाता है कि इन लोगों का एम्बिशन कितना बड़ा है। यह लोग डेमोक्रेसी की हत्या होते हुए देख सकते हैं मगर अपने एम्बिशन की हत्या होते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को लुटते हुए नहीं देख सकते। मां, माटी और मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी। मां आज बिलख रही है, रो रही है, माटी आज रक्त रंजित है, मानुष की आज हत्या हो चुकी है। और ममता जी माफ करिएगा अगर मैं कहूं कि निर्मम बंदोपाध्याय जी ये सब मूक दर्शक बन के देख रही है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये निर्ममता है, ये ममता नहीं है। ये डायमंड हार्बर मॉडल है। डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी लड़ते हैं
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाईपुओं की, और जिस प्रकार से वहां दादागिरी की राजनीति चल रही है, वहां काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को छोड़ा तक नहीं जा रहा है। ये चारों ओर बंगाल में ये चल रहा है। काउंटिंग एजेंट अगर टीएमसी का नहीं है तो 2 किलोमीटर पहले उसे रोका जाता है। जिस दिन नॉमिनेशन भरने जाता है किसी और पार्टी का कार्यकर्ता, पहले उसे मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। फिर भी अगर नॉमिनेशन भर देता है तो उसके लोगों की हत्या की जाती है। फिर भी अगर इलेक्शन हो जाता है तो काउंटिंग डे के दिन काउंटिंग एजेंट को वहां घुसने नहीं दिया जाता है। रिगिंग करने की कोशिश होती है, बम फेंकने की कोशिश होती है, और उसके बाद भी अगर हो जाता है तो किस कदर वहां दंगा की जाती है कि आज हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि कई हजार लोग बंगाल छोड़ के आज शरण में हैं आसाम में। यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र है। ममता जी, आपको उत्तर देना होगा, क्या यह लोकतंत्र है कि एक राज्य के लोग चुनावी गणना के दिन राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वो शरण लेते हैं? और यह पहली बार नहीं हो रहा है, असेंबली के चुनाव में भी ठीक इसी प्रकार हुआ था। বাংলার গণতন্ত্র রক্ত স্নাত, এখানে ভোট হলে মানুষের প্রাণ চলে যায়, এখানে নিয়ম কানুনের কোনো বলয় নেই। মুখ্যমন্ত্রী নির্মম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিষদদার সরকারি আইনকে ক্ষমতা টিকে থাকার মেশিনারি বানাইছেন। আমি এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করি। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे व्यवस्था की, जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी तीव्र निंदा करती है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।